कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर मेरे को एक ही कमेंट दिखाई देता है कि सर एसएससी जीडी भर्ती के लिए आप अपने चैनल के ऊपर हमारे को लाइव क्लासेस दीजिए, क्योंकि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएँ नहीं है, साधन सामग्रियाँ नहीं है। तो आप हमारे लिए अपने चैनल के ऊपर लाइव क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके वो बहुत सारे कमेंट पढ़े तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को ये क्लासेस स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया, मैं ये बता देता हूँ। स्टार्ट करने के लिए पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, पूरा स्टडी रूम तैयार करना पड़ता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे साउंड प्रूफ फॉर्म वगैरह, मतलब पूरा आपको सेटअप तैयार करना होता है, लाइटिंग वगैरह, माइक वगैरह। तो इसमें थोड़ा हमें समय लग गया है। लेकिन अब हम डेली से आज से एसएससी जीडी की 2024 की तैयारी के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी की लाइव क्लासेज आपको इस चैनल के ऊपर देते रहेंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर, मतलब एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर आज से मैं आपको इनकी सर के बारे में बता देता हूँ। इनका नाम है महेंद्र जी बलारा और ये आपको एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए मैथ की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है मैथ के अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको ये पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं संख्या प्रणाली पद्धति से शुरू होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैथ तो सभी पढ़ाते हैं लेकिन हमारे को जीरो लेवल से कोई नहीं पढ़ा रहा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत होगी, मतलब अगर आप पहली बार तैयारी करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो एसएससी जीडी भर्ती 2024 की पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए ये वीडियो आज से जो मैं डेली क्लासेस शुरू करने वाला हूँ ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट होगी सारी क्लासेज एकदम। आपको इसके नोट्स जितने भी है, मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उनका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ वगैरह तैयार करके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आज से ही मैं ये लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। आपकी ये पहली क्लास में आपको बता देता हूँ मैथमेटिक्स की होगी, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में चर्चा करवाएंगे, यानी सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे, जिसके अंदर संख्या प्रणाली से पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद में आपका जितने भी संख्या प्रणाली से आज से ही शुरू कर दिया जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि लगभग आपके पास अभी 80 दिन रहे हैं, 80 से 85 दिन आपके पास बचे हैं। तो इन दिनों के अंदर आपको मैं पहले सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो यह है, मैं सर को बोलूँगा आप विद्यार्थियों से जुड़ जाइए, कंटिन्यू कीजिए इनके साथ और इनको एकदम बेसिक तरीके से जीरो से स्टार्ट करवाइए। और बताइए कि मैथ में, मतलब जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं, मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने से डरते हैं, तो आज उनका वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र जी सर आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक को डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपकी एसएससी जीडी की 2024 की पूरी मैथ कवर हो जाएगी। इसी के साथ रीजनिंग का भी मैं आपको पूरा बता दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप जुड़ जाइए इन सर के साथ। सर, अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। नमस्कार, देखिए मेरा नाम महेंद्र बलारा है और आज से हम एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ेंगे। और मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस जानना ज़रूरी है। देखिए सिलेबस में अपने क्या है, सबसे पहला टॉपिक है संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक देखना संपूर्ण संख्याओं की गणना। तीसरा टॉपिक है अपना दशमलव और अंश और संख्याओं के बीच संबंध। चौथा टॉपिक है अपना मौलिक अंकगणित। उसके बाद है अपना प्रतिशत। उसके बाद है अपना अनुपात और समानुपात। उसके बाद है अपना औसत। उसके बाद है ब्याज। उसके बाद है लाभ और हानि। उसके बाद है छूट। उसके बाद है क्षेत्रमिति। उसके बाद है समय और दूरी। उसके बाद है अनुपात और समय। उसके बाद है समय और काम आदि। ये अपना सिलेबस है। इस सिलेबस को शुरू करेंगे आज। सबसे पहला टॉपिक है अपना संख्या पद्धति। तो इसमें देखना सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे बेसिक गणित का। तो बेसिक गणित में सबसे पहले अपने पास स्टार्ट होगा अंक। देखेंगे हम सबसे पहले अंक। देखिए गणित में अंक होते हैं 10। कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये देखिए गणित में कितने अंक है? 10 अंक है। अंकों से मिलकर बनती है संख्या।
देखिए ये हो गया अपने अंक। उसके बाद में आप देखिए हेडिंग लगाइए संख्या। संख्या कैसे बनती है? अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनेगी? संख्या। जैसे क्या है 10, इसमें कितने अंक है? 2 अंक है, तो ये क्या हो गई? एक संख्या। जैसे 11, जैसे 222, जैसे 1048, यह सब क्या है? संख्या। अब देखिए अपने गणित में संख्या के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले हम संख्या के प्रकार समझेंगे। देखिए संख्या के 2 प्रकार है अपने। आप हेडिंग लगा लीजिए संख्या। इसके 2 प्रकार है। एक संख्या होती है वास्तविक, एक होती है काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जब ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है। जैसे √-1, जैसे √-2, ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। उसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं फिर से हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव। तो पूर्णांक में हमारे पास देखिए सबसे पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक क्या होगी? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आती है अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या है? प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बनती है। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाएगी। तो ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या है? देखना पूर्णांक संख्याएं कौन सी होगी? जिनमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो और धनात्मक संख्या भी शामिल हो। जैसे क्या है? -3, -2, -1, ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। 0, +1, +2, ऐसे अनंत तक, ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद में देखना सम संख्या। ये आप साथ साथ में उतारते चलना ताकि आपके नोट्स आपके आगे काम में आए। तो सबसे पहले अब देखना हम सम संख्या, हेडिंग लगाना सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? देखना सम संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का क्या जाए? पूर्णतया भाग जाए। जैसे 2 है तो इसमें क्या है? 2 का भाग जा रहा है एक बार। जैसे 4 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। जैसे 6 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो ये सब क्या है? सम संख्या। कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 224, ये सभी क्या है? सम संख्याएं। जिनमें 2 का भाग जा रहा है वो सब क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याओं के बाद में आती है अपनी विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, जो भी है, ये सब क्या है? विषम संख्याएं, क्योंकि इनमें सभी में क्या है? 2 का भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद आती है देखना भाज्य संख्या, को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे देखना 1 का भाग तो सभी में जाता है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे क्या है? 11 है, इसमें 1 का भाग हमेशा जाएगा कितनी बार? 11 बार। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, 23 है, तो इसमें भी 1 का भाग जाएगा कितनी बार? 23 बार। यानी सेम वही संख्या वापस प्राप्त होती है 1 का भाग देने से। तो 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। तो 1 से आप सीधा सा इसका ध्यान ये रखो कि जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाए वह क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे क्या है? 2, तो इसमें 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। फिर देखना 3, क्या 3 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। फिर देखना 4, क्या 4 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 4 में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखना 5,
क्या 5 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर देखना 6, क्या 6 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। इसका मतलब 6 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखना 7, 7 में क्या किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर देखना 8, 8 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है। इसका मतलब 8 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखना 9, क्या 9 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। किसका जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखना 10, 10 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है और 5 का जा रहा है। इसका मतलब 10 भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखना 11, 11 में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है। तो देखना अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई? जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता हो तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का आप ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके एग्जाम में आती है। अब देखना अभाज्य संख्या में 2-3 नोट लगा कर लिखना। आप 2-3 नोट लगा कर लिखना अभाज्य संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में आते भी बहुत बार हैं। देखना सबसे पहला नोट नंबर 1 लगा कर लिखना, 1 न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। देखना एक जो है वो न तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। तो सबसे पहला नोट ये ध्यान रखना है। दूसरा नोट क्या है? 2 जो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। फिर देखना तीसरा, देखना आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन बनता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या क्वेश्चन बनता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो उसका ध्यान रखना है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15 है। फिर देखना 4, देखना 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। तो 1 से 100 तक कितनी है? 50। सॉरी 1 से 100 तक कितनी होगी? 25। तो देखना 4 नंबर नोट लगाकर आप लिखना। ये आपने लिख लिया है तो यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। 4 नंबर नोट लिखना। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। ये अभाज्य संख्या में आप थोड़ा सा नोट का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, 1 से 50 तक और 1 से 100 तक, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो इनका ध्यान रखना है। अब देखना हम आते हैं भाज्य संख्या पर, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम भाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए भाज्य संख्या वह होगी जो अभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। जैसे भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य या इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं।
जिसमें क्या है, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। देखिए भाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखना 4 में क्या है, 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक भाज्य संख्या है। फिर देखना 5 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 5 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। फिर देखना 6 में क्या जा रहा है, किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, किसका, 2 का और 3 का, इसका मतलब क्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। फिर देखना 8 में भी जा रहा है, किसका, 2 का और 4 का, इसका मतलब 8 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या देखना कौन कौन सी होगी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, जो भी है सब क्या है, भाज्य संख्या, जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। आगे देखना परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जिनको हम क्या लिख सके, P बटा Q के रूप में लिख सके। जैसे P बटा Q के रूप में लिख सके, जैसे क्या है, 1/2, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसमें क्या है, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि यह अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं देना है। तो परिमेय संख्याओं की देखना सीधी सी परिभाषा क्या होगी, जिनको P बटा Q के रूप में लिख सके, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, 1/2, ठीक है। अब देखना P बटा Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं। जैसे 1/2 है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे 1/3 है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जहाँ ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर। नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे, हर, और ऊपर वाली अंश। यानी जो अंश बटे हर के रूप में होती है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या के बाद में देखना कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिनको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सके। जैसे क्या है, √2, इसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे √3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √4, ये क्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, 2, और 2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है। तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब √4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर देखना √5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। आगे देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर आती है अपनी जोड़। देखिए आपको ये देखने में बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन ये आपके बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपके पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, और उसके लिए टाइम आपके पास कितना है, 60 मिनट है। 60 मिनट है, मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना टाइम मिलेगा, मात्र और मात्र 40 से 45 सेकंड। इतना ही टाइम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से आपको 20 से 25 सेकंड तो आपको क्वेश्चन को समझने में लग जाएगी। तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए मात्र और मात्र 20 सेकंड बचेगी। यानी 20 सेकंड को इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, 20 सेकंड से ज़्यादा। तो 20 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए हम
ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब कुछ देखेंगे एक बार, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो मजबूत हो सके। तो देखना सबसे पहले हम जोड़ करेंगे, देखना 60 और 70। तो 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 60 और 70 इनको जोड़ेंगे, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना आता है 0, 6 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना आता है 13, यानी इसका मान कितना हो गया 130। लेकिन ये आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, आपको पता होनी चाहिए ये 2 डिजिट में संख्या है, इनका सीधा आपको जैसे भी 0 आती है जिस संख्या के लास्ट में, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 6 और 7 कितना होता है 13, 13 का मतलब लास्ट में 0 है तो 130। जैसे क्या है 80 + 50 जोड़ेंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 और 5 कितना होता है 13, इसका मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130। जैसे आपके पास हो 70 + 60, 70 + 40, तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए आप दोनों के पीछे क्या है 0, इसका मतलब सीधा सा आपको जोड़ना है आगे वाले अंकों को। तो 7 और 4 कितना होता है 11, और आगे लगा देंगे 0, कितना हो जाएगा 110। जैसे आपको पता हो जोड़ेंगे हम 90 और 80 को, तो आपको सीधा सा इन 2 अंकों को जोड़ना है। तो 8 और 9 कितना होता है 17, तो इसका मतलब उत्तर कितना आएगा 170। तो यह आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करने का तरीका है। थोड़ा सा देखना, जैसे अब 60 + 68 है, तो आपको सीधा से इसमें से क्या जोड़ना है, 60 और 60 को जोड़िए सबसे पहले, कितना होगा 120, फिर इसमें 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा 128। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड को आप इंक्रीज करने का तरीका है, तो ध्यान रखना। जैसे 80 और 50 कितना होगा 130, और 9 कितना हो जाएगा 139। फिर देखना जैसे क्या 50 और 43 है, तो 50 और 40 कितना होता है 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा 93। तो इससे आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। इसके बाद में देखना दशमलव संख्याओं की जोड़, कि दशमलव संख्याओं की जोड़ कैसे की जाती है। सबसे पहला उदाहरण देखना, दशमलव संख्याओं में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है बस। जैसे पहला क्या है 50.3, अब देखना बाद में क्या है पॉइंट, तो पॉइंट को बस पॉइंट के नीचे रखना है जस्ट। उसके पहले कितना अंक है 0 और 5, उसके आगे कितना है 4, बस पॉइंट को पॉइंट की लाइन में रखना है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखना सिंपल जोड़ की तरह करना है, 3 और 4 कितना हो गया 7, पॉइंट का पॉइंट, 0 और 0 कितना होता है 0, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा 100.7। आगे देखना दूसरा एग्जांपल देखना आप, जैसे हम देखेंगे ये एग्जांपल देखना 5वां, क्या कह रहे हैं 55.8, इसमें जोड़ना कितना है 7.6। तो सबसे पहले पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। पॉइंट के पहले संख्या क्या है 7, तो इस संख्या के नीचे लिख देंगे 7। पॉइंट के बाद में क्या है 6, तो पॉइंट के बाद की संख्या को इसके नीचे लिख देंगे। देखिए पॉइंट को पॉइंट की लाइन में रखना है। तो अब 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 का 4, हासिल 1, हासिल क्या है 1, पॉइंट का पॉइंट। 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 63.4। अब देखना एग्जाम्पल, जैसे अपना छठा एग्जाम्पल देखना आप। बाकी के एग्जाम्पल की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी खुद की कैलकुलेशन स्पीड है वो इंक्रीज हो सके। तो छठा उदाहरण देखना आप, क्या है 40.8, इसमें क्या जोड़ना है 30.02 को। तो देखना पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। पॉइंट के पहले की क्या संख्या है 0 और 3, तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। पॉइंट के बाद क्या है 0 और 2, ठीक। अब देखिए यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ आप लगाना चाहो तो 0 लगा सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या सेम ही रहेगी, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 0 नहीं लगाना चाहो तो आप सीधा रख सकते हो, क्या हो जाएगा 2 का 2, जोड़ रहे हैं हम। फिर क्या है 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8, पॉइंट का पॉइंट, 0 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 70.82। देखना इसको 70.82 नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक
पढ़ा जाता है, जैसे 70.82। अगला एग्जाम्पल देखना आप, लास्ट वाला देखना। 10वां क्या है, 400.831 प्लस 20.31। तो इसको जोड़ना है, क्या है 400.831 और 1। इसमें क्या जोड़ना है, पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट के नीचे, पॉइंट से आगे क्या संख्या है 0 और फिर 2, पॉइंट के बाद में क्या है 3 और 1। अब देखिए इस अंक को सीधा उतारना है, ऐसा का ऐसा जोड़ रहे हैं तो 1 का 1, यहाँ क्या है 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 8 और 3 कितना होता है 11 का क्या लेंगे 1, 1 चला गया कैरी में, फिर 0 पॉइंट का पॉइंट, 0 और 0 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 0 और 2 कितना होगा 2, 4 का 4। तो इसका आंसर क्या आया 421.141। आगे देखना आप, घटाव कि माइनस कैसे किया जाता है। सबसे पहला उदाहरण लेना। पहला उदाहरण क्या है 400 माइनस 330, यानी क्या करना है 400 में से 330 को घटाना है। देखिए सबसे पहले 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए 0 में से 3 घट रहा है, नहीं घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आगे वाले अंक से क्या लेगा, एक उधार लेगा। तो उधार लेगा तो यहाँ तो 4 से क्या हो जाएगा 3, यहाँ तो 1 कम हो जाएगा और वो आगे लग जाएगा इस अंक के 1, किस अंक के, इस अंक के आगे। तो ये कितना बन जाएगा 10। अब देखिए 10 में से 3 घटा सकते हैं, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 3 ही बचा था, 4 में से 1 ने इसने 0 ने क्या ले लिया, उधार ले लिया। तो अब कितना बचा, इसका आंसर क्या आया 70। जैसे आप कोई एग्जांपल देखना फिर से एक, जैसे एक एग्जांपल है 4002 माइनस 3902, या ऐसा मान के चलो 3999, ये संख्या है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे। सबसे पहले क्या 2 में से 9 घट रहा है, नहीं घटेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे वाले अंक के पास जाएगा, आगे वाले अंक से क्या लेगा, उधार लेगा। लेकिन आगे वाला अंक खुद 0 है तो ये उधार नहीं दे सकता, तो ये अंक खुद से आगे वाले अंक के पास जाएगा उधार लेने के लिए, लेकिन इसके पास भी उधार नहीं है, ये खुद 0 है, तो ये क्या करेगा, फिर आगे वाले अंक के पास जाएगा। तो ये 4 से उधार ले सकता है 1, तो 4 से तो कितना बन जाएगा 3, और ये उधार लेगा तो ये कितना बन जाएगा 0 का कितना, इसके आगे लगेगा तो 10 बन जाएगा। लेकिन ये इससे उधार ले रहा है तो ये फिर 10 से कितना बन जाएगा 9, और ये कितना बन गया 10। फिर देखिए ये इससे उधार ले रहा है तो ये 10 से कितना बन जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 12। तो अब देखिए 12 में से घटा सकते हैं हम 9, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ कितना बचा था 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। यहाँ कितना बचा था 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो फिर से 0। फिर देखिए यहाँ 3 बचा था, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। घटाने पर कितना आंसर आएगा कि 4002 में से 3999 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। आगे देखना आप, तीसरा एग्जाम्पल देखना, दूसरा आप खुद से करना। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब बड़ी संख्या घटाई जाती है छोटी संख्या में से तो वो कैसे घटाएंगे। क्या है देखिए 550 से बड़ी है संख्या कितनी, 600 है, वो 550 से क्या है बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, बस सेम ही चीज़ रखनी है आपको, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को घटाना है, बस आंसर में आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। क्या करना है, 600 में से घटाएंगे हम किसको, 550 को,
तो आंसर क्या आएगा, देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, फिर देखिए 0 में से 5 घट नहीं रहा है तो ये क्या लेगा, इससे अकेले वाले अंक से उधार लेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना बन रहा है 10। अब ये देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब ये देखिए क्या है अपना आंसर, अब आंसर के आगे क्या लगा देना है, माइनस का चिन्ह। तो ये हो गया अपना बड़ी संख्या का छोटी संख्या में से घटाने की प्रक्रिया। अब आगे देखना दशमलव संख्याओं का घटाव, ये है दशमलव संख्याओं का घटाव, बस जोड़ की तरह है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें, पहला एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल देखना क्या है, 800.09, इसमें से क्या घटाना है 600.7, क्या घटाना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, 600 ऐसा का ऐसा लिख दो 0.7, इसको घटाना है। देखिए 9 का 9, क्योंकि इसके आगे अंक नहीं है तो 9 का 9 क्या आ जाएगा, 9 का सीधा सा लिख देंगे हम 9। अब देखिए 0 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, ये किसके पास जाएगा, अगले अंक के पास, लेकिन अगला अंक खुद 0 है तो उधार नहीं दे सकता, तो ये अंक किसके पास जाएगा, आगे वाले अंक के पास, आगे वाले अंक फिर से 0 है तो ये भी उधार नहीं दे सकता, तो ये किसके पास जाएगा, फिर से आगे वाले अंक के पास, ये उधार दे सकता है। तो यहाँ तो कितना बचेगा 7, और ये कितना बन जाएगा 10। अब देखिए 10 बनते ही ये अंक उधार ले सकता है, तो ये कितना बन जाएगा 9, और ये कितना बन गया फिर से 10। अब देखिए 10 बनते ही ये अंक जो है इससे उधार ले सकता है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 9, और ये कितना बन गया 10। अब देखिए 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचता है 3, पॉइंट का पॉइंट, 9 बचा है, यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, यहाँ कितना बचा है 7 बचा है, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आया 199.39। आगे देखना अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ध्यान रखना, नॉर्मल सी चीज़ है आपके लिए, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। देखिए सबसे पहला आप पहला एग्जांपल लेना, क्या है 555, इसको गुणा किससे करना है 132 से। क्या करेंगे, सबसे पहला अंक लेंगे, पहले अंक से इन तीनों अंकों को अलग अलग गुणा करेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 2 को क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 2 पंजो 10, 10 का क्या लेंगे 0, कैरी रखेंगे 1, फिर 2 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 2 को 5 से गुणा करने पर फिर से 10 और 1 11, तो 11 का लेंगे 1, कैरी रखेंगे 1, फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 और 1 11। अब देखें आगे कोई अंक नहीं है तो इस 11 का 11 लिख देंगे। फिर देखिए दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, दूसरे अंक से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तीनों अंकों को, तो क्या करेंगे 3 पंजो 15, 15 का क्या लेंगे 5, कैरी रहेगी 1, फिर से क्या है 3 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पंजो 15 और 1 16, 16 का क्या लेंगे 6, कैरी रहेगी 1, फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 और 1 16, क्या लिख देंगे 16। अब देखिए 2 अंकों तक हो गया, तीसरे अंक से गुणा करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे 2 बार। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे किसको 5 को, तो कितना आता है 5, फिर से 1 को गुणा करेंगे किससे 5 से, तो कितना आता है 5, फिर से 1 से गुणा करेंगे 5 को, कितना आता है 5। अब नीचे लास्ट में आंसर क्या आएगा, इन सभी को क्या करना है जोड़ देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 0 को जोड़ेंगे तो 0, 1 और 5 6, 1 और 6 7 और 5 12 का क्या लेंगे 2 और कैरी रखेंगे 1, क्या रखेंगे कैरी 1 रखेंगे साइड में। देखिए फिर क्या करेंगे 1 और 6 7 और 5 12 और 1 13, 13 का क्या लेंगे 3, कैरी रखेंगे 1,
फिर कितना हो गया, 1 और 5 6 और 1 7। ये अपना क्या है फाइनल आंसर। ये है गुणा करने का तरीका। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए आप। अगला उदाहरण क्या है, जैसे आपको 35 इससे गुणा किससे करना है, 12 से। तो 2 अंकों से गुणा करना हो तो आपको फाड़े आने चाहिए, जैसे कोई 30 तक तो फाड़े आपको आने ही चाहिए, 30 तक तो आपको फाड़े आने चाहिए ताकि आपकी क्या है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सके। तो देखिए अगर फाड़े आ रहे हैं आपको तो आप गुणा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे क्या है 12 का अगर आपको फाड़ा आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को सीधा गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो 12 पंजों कितना होता है 60। तो 60 का ओनली क्या लेंगे हम 0 और 6 को क्या रखेंगे, कैरी रखेंगे एक बार। फिर क्या करेंगे 12 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 12 तिया 36, 36 में क्या जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 42। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। मात्र एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपको 1 से 30 तक पहाड़े आते हैं और 30 तक की संख्या ये यहाँ होती है। तो जैसे देखना अगला एग्जाम्पल देखना एक बार। अगला एग्जाम्पल क्या है कि 440 इसको गुणा करना है किससे, 15 से। तो आपको सबसे पहले 15 का फाड़ा आना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर इस कंप्लीट 15 को किससे गुणा करेंगे, 0 से। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, चाहे आंसर क्या आएगा हमेशा 0। तो आंसर आ जाएगा 0। फिर क्या करेंगे इस 15 को 4 से गुणा करेंगे। तो 15 चौक कितना होता है 60। 60 का क्या लेंगे ओनली 0 और 6 को क्या रखेंगे, कैरी रखेंगे। फिर क्या करेंगे 15 को 4 से गुणा करेंगे। तो फिर से 15 चौक कितना होता है 60 और 60 में ये 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 66। तो इसका सीधा आंसर आ गया कितना, 6600 आंसर है। अगर आपके पास कोई भी 2 अंक हैं, अगर उनका गुणा करना है आपको तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। अगर आपको फाड़ा नहीं भी आता है, जैसे कोई एग्जाम्पल देखना आप, जैसे कि आपको 28 को गुणा करना है 32 से। तो इसको आप गुणा कर सकते हो सीधा। कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से गुणा करना है। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 16। 16 का क्या लेंगे 6, एक क्या रखेंगे, कैरी रखेंगे। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, प्लस कर देंगे। फिर से क्रॉस करेंगे, कितना होगा 3 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 24। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 4 और 24 कितना हो गया 28 और एक थी हमारे पास कैरी, तो कितना हो गया 29। 29 का क्या लेंगे 9 और 2 को क्या रखेंगे, कैरी रखेंगे एक बार। अब फिर से देखना, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले से करना है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और 2 अपने पास क्या है कैरी, तो कितना हो गया 6 और 2 8। ये अपने पास सीधा गुणा हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और समझना आप। अगला एग्जाम्पल देखना एक बार, थोड़ा सा आपकी बात समझने की कोशिश करना आप। देखिए अगर गुणा करना हो आपको 43 से गुणा करना हो 52 को, किसको गुणा करना है 43 को गुणा करना है 52 से। तो सीधा से गुणा कर सकते हो आप। कैसे, सबसे पहले आप गुणा करोगे, देखिए लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले से। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 का 6 लिख दिया। यहाँ देखिए कैरी बची नहीं है तो कैरी नहीं लिखनी है। फिर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, ये 8 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो 8 और 15 कितना हो गया 23। 23 का क्या लिखेंगे ओनली 3 और 2 को क्या रखेंगे कैरी रखेंगे। फिर क्या करना है आगे वाले डिजिट को आगे वाले डिजिट से गुणा करना है। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखना आप ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल है अपना, जैसे 66 को गुणा करना है आपको 33 से। किससे गुणा करना है 66 को 33 से। तो ये आपको प्रक्रिया आपका खुद को ध्यान रखनी है थोड़ी सी। आपको भी प्लस लिखना नहीं है, बस आपको मन में
होना चाहिए। जैसे 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 का क्या लेंगे 8, कैरी 1 आ जाएगी। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 और 18 कितना हो गया 36, और 36 और 1 कितना हो गया 37, 37 का क्या लेंगे 7, 3 को क्या रखेंगे कैरी। फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो ये 2 अंकों के लिए बेस्ट तरीका है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का, ध्यान रखना। अब देखिए आगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। बस दशमलव में ये ध्यान रखना है कि गुणा आपको अपने तरीके से ही करना है, वही का वही करना है, बस उसमें पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट कब लगाना है बस। जैसे आप पहला उदाहरण देखना, जैसे क्या है 35 को गुणा करना है 0.8 से, तो आपको गुणा नॉर्मली करना है, एक बार आपको पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। तो आपको किससे गुणा करना है कि आपको 8 से गुणा करना है, किसको 35 को। तो 8 से गुणा करेंगे 35 को कितना आएगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 8 पंजो 40, 40 का क्या लेंगे 0, 4 को क्या रखेंगे कैरी। फिर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 4 28, कितना आएगा 28। ये क्या है अपना आंसर। लेकिन अभी क्या है पॉइंट, पॉइंट का अब ध्यान रखना है बस आंसर में। देखिए एक अंक के बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1 अंक है, तो यहाँ भी क्या करना है 1 अंक के बाद में पीछे से 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 28.0, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो अगला उदाहरण देखना एक बार आप। अगला उदाहरण है जैसे ये देखना 4 नंबर का उदाहरण क्या है 400.50, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 0.15 से। एक बार आपको क्या करना है इस पॉइंट को भूल जाना है, सिंपल गुणा करना है आपको, पॉइंट को एक बार भूल जाना है। इसको काट दो अब, इसका मतलब क्या करना है आपको 15 से गुणा करना है इस संख्या को, ठीक है। तो 15 से मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ क्योंकि 15 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 0, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 75, 75 का क्या करेंगे लेंगे 5 और 7 को क्या रखेंगे कैरी। फिर 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 और 7 कितना हो जाएगा 7। फिर 15 को किससे गुणा करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0। फिर 15 को किससे गुणा करेंगे 4 से तो 15 चौक 60। क्या आंसर आया अपने पास, ये आंसर है आया है। अब ध्यान देना है पॉइंट का। अब देखिए पॉइंट के बाद में कितने अंक है वो गिनने हैं हमें। तो कितने अंक है पॉइंट के बाद में, देखिए 1 और 2, 2 तो यहाँ है और 1 और 2, 2 भी यहाँ है, तो कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4। यानी पॉइंट के बाद में कितने अंक है 4। तो यहाँ क्या करना है आंसर में हमें 4 पीछे से 4 अंकों के बाद में क्या लगाना है पॉइंट। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2 3 और 4, इसके बाद हमें क्या लगाना है पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ गया 60.0750। यानी पीछे से आपको अंक गिनने हैं, जितने पॉइंट के बाद में अंक हैं उतने यहाँ आंसर में हमें अंक गिनने और उनके बाद में क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। देखिए यहाँ 4 है पॉइंट के बाद में अंक, 2 तो यहाँ और 2 यहाँ, तो यहाँ क्या करना है 4 अंकों के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। तो ये है पॉइंट वाले मल्टीप्लाई। इसके बाद आप देखना भाग, भाग को कैसे करेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखना, भाग करने का तरीका क्या है कि 11 का भाग देंगे हम। देखिए जो पीछे वाली संख्या होती है उसी का भाग देते हैं हम आगे वाली संख्या में। तो क्या करेंगे 11 का भाग देंगे किस में 12 32 में, ठीक है। अब देखिए भाग देते हैं तो सबसे पहला अंक देखते हैं कि इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्या 1 में 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे आगे वाले अंक की तरफ जाएंगे। तो ये दोनों अंक कितने हो गए 12। क्या 12 में 11 का भाग जा रहा है, जा रहा है। कितनी बार 1 बार।
बचेगा क्या 1। देखिए 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 11, ठीक है। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 22। 22 क्या है 12 से ज़्यादा, तो इससे छोटी संख्या लेनी है हमें जिसमें 11 का भाग जाता हो। तो 11 में 11 का भाग जाता है, इसी छोटी संख्या, तो कितनी बार जाएगा 11 का भाग 12 में 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 11। और कितनी बार गया 1 बार, तो माइनस करेंगे 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब क्या करते हैं हम आगे वाले अंक को यहाँ उतारेंगे। आगे वाला अंक कितना है 3। अब कितना बढ़ गया ये 13। 13 से छोटी ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 11 का भाग जाता हो, तो किस में जा रहा है 11 में जा रहा है, कितनी बार 1 बार, ठीक है। किस में जा रहा है 11 में, कितनी बार जा रहा है 1 बार, तो 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर आगे वाली संख्या उतारनी है यहाँ, तो कितना हो गया 22। अब 22 के बराबर या 22 से छोटी ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 11 का भाग जाता हो, तो 11 एकम 11 और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 22। इसका मतलब 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 22 में, कितनी बार 2 बार, कितनी बार जा रहा है 2 बार, क्या बचेगा 0। तो ये अपना क्या होता है लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं शेषफल। और ये होता है अपना उत्तर, इसको क्या बोलेंगे भागफल। ये है अपना भागफल। अब देखना अगला उदाहरण देखना एक बार, इसको फिर से समझना। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है 42 25 में भाग देना है किसका 13 का। 42 25 में किसका भाग देंगे 13 का। देखिए 42 के बराबर या 42 से छोटी ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 13 का भाग जाता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 13 को गुणा करेंगे पहले, 13 का फाड़ा आना चाहिए हमें। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39। 39 क्या है 39 एक ऐसी संख्या है जो 42 से छोटी है। 13 चौक क्या होता है 52, ये तो क्या हो गई 42 से बड़ी। तो 42 से छोटी संख्या देखनी है जिसमें 13 का भाग जाता हो, तो किस में जा रहा है 39 में, कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 39। इसको करेंगे माइनस, कितना बचा 42 में से 39 घटाएंगे तो 3। अब क्या करते हैं अगला अंक यहाँ उतारेंगे तो कितना बन गया 32। अब 32 या 32 से छोटी ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 13 का भाग जाता हो, तो कौन सी है संख्या 26। 26 में कितनी बार जा रहा है 13 का भाग 2 बार, कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो 26 को यहाँ लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। 32 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब क्या करते हैं अगला अंक यहाँ उतारेंगे, कितना बन गया 65। अब देखिए 65 से छोटी या 65 के बराबर ऐसी संख्या देखनी जिसमें 13 का भाग जाता हो, तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 13 का भाग जाता हो, तो 13 पंजो 65, पूरा भाग जा रहा है 65 में, कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो 65 में 5 बार 13 का भाग जा रहा है। ये क्या बचा अपना शेषफल 0। ये क्या है अपना भागफल। ये आप खुद से करना। अगला उदाहरण देखना आप 4 नंबर का देखना एक बार कि जब भाग टूटता है तो क्या होता है। भाग टूटने पर क्या लगती है शून्य लगती है। अगला उदाहरण है अपना कि 123 में भाग किसका देना है 123 का। देखना क्या संख्या है 123 इसमें किसका भाग देना है 123 का भाग देना है, 123 का भाग देना है। तो देखिए 1 में जा नहीं रहा है, 2 में जा नहीं रहा, तो 123 एक ऐसी संख्या है जिसमें 123 का 1 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 1 बार जा रहा है, तो 123 यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। अब आगे की प्रोसेस क्या करते हैं हम कि आगे वाले अंक को क्या करेंगे यहाँ नीचे उतारेंगे। तो क्या है आगे वाला अंक 1 को यहाँ उतारेंगे, तो क्या 1 में 123 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है भाग टूट रहा है। तो भाग टूटने पर आंसर में क्या लगती है शून्य, भाग टूटने पर क्या लगता है शून्य। फिर देखना क्या करते हैं आगे वाला अंक उतारते हैं, तो आगे वाला अंक क्या है 2, फिर से 2 को उतारेंगे तो कितना बड़ा 12। क्या 12 में 123 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है।
इसका मतलब फिर से भाग टूट रहा है, तो भाग टूटने पर फिर से क्या लगाएंगे, 0। अब क्या करते हैं, फिर से आगे वाला अंक उतारेंगे। अब कितना बढ़ गया, 123। क्या 123 में 123 का भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार। कितनी बार जा रहा है, एक बार। 123 इसको क्या करेंगे, माइनस, कितना बचा, 0। अब फिर क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, वापस वही प्रक्रिया, एक को क्या करेंगे, यहाँ नीचे उतारेंगे। एक उतारने पर क्या है, एक में 123 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब फिर से क्या हो रहा है, भाग टूट रहा है, तो भाग टूटने पर क्या लगाएंगे, 0। फिर क्या है, अगला अंक उतारेंगे, कितना है, 2। क्या 12 में 123 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर से क्या है, भाग टूट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 0 लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे, कितना है, 3। अब 123 में 123 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार। कितनी बार जा रहा है, एक बार। 123 क्या बचेगा, 0। ये अपना क्या आ गया, शेषफल। ये देख लेना आप। अगले उदाहरण आपको खुद से करने, 5वां, 6ठा और ये 3रा, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो सके। अब एक बार देखना आप, अगर सीधा करना चाहो इनको तो सीधा कैसे करेंगे, जैसे क्या है, 12, 32, इसमें किसका भाग देंगे हम, 11 का। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो सीधा अगर आपको 11 का पहाड़ आता है तो आप सीधा भाग दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2 अंकों में भाग जा रहा है, किसका, 11 का। कितनी बार जा रहा है, एक बार, तो यहाँ तो लिखेंगे 1। और यहाँ कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 1। 1 को इस आगे वाली संख्या के आगे लगा देंगे हम, तो एक आगे वाली संख्या कितनी बन जाएगी, 13। अब फिर से देखना, ये कितनी बन गई, 3, और इस 3 के आगे 1 लग गया तो कितना बन गया, 13। 13 में 11 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार। कितनी बार जा रहा है, एक बार। फिर से कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। इस 2 को किसके आगे लगा देंगे, इसके आगे, तो ये कितना बन गया, 22। क्या 11 का भाग जा रहा है 22 में, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। ये अपना क्या आ गया, आंसर। जैसे अगला उदाहरण देखना एक बार फिर से। अगला उदाहरण क्या है, 42, 25 में भाग देना है हमें 13 का। किसका भाग देना है, 13 का। 42, 25 इसमें भाग देना है 13 का। तो देखना 4 में तो जा नहीं रहा है, तो 42 में देंगे। तो 42 में कितनी बार जा रहा है, 39 में जा रहा है 3 बार। 39 को घटाएंगे 42 में से, कितना बचेगा, 3। देखिए 39 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो ये 3 को यहाँ लिखेंगे। और 42 में से 39 को घटाएंगे तो कितना बचा, 3। कितना बचा है, 3। अब 3 जो है ये आगे वाले अंक के आगे लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 32। ये दोनों अंक मिलकर कितना हो गया, 32। यानी ये अंक है ना, इस अंक के आगे लगता है जो शेषफल बचता है। जैसे 42 है, इसमें 13 का भाग गया 3 बार, किस में गया, 39 में। तो 39 में से 39 को घटाना है, किस में से, 42 में से। 42 में से किसको घटाना है, 39 को, तो कितना बचेगा, 3। ये 3 क्या है, शेषफल बचा है। इस शेषफल को आगे वाले अंक से पहले लगाना है। तो अब देखना 32 में क्या 13 का भाग जा रहा है, 26 में जा रहा है, कितनी बार, 2 बार। यहाँ देखना सब पहले देखना कितना आया था, यहाँ 3 आया था। एक बार दोबारा देखना इसको, क्या है, 42, 25 इसमें भाग देंगे हम 13 का। देखना 39 में जा रहा है कितनी बार, 3 बार। शेषफल कितना बच रहा है, 3। कितना बच रहा है, 3। 3 को 2 के आगे लगा देंगे, तो ये कितना बन गया, 32। अब देखिए 13 का 32 से नीचे की संख्या कितनी है, 26। कितनी बार जा रहा है, 26 में 2 बार। तो 26 को घटाना है 32 में, तो कितना शेषफल बचा, कितना बचा, 6। 6 को इस 5 के आगे लगा देना है, तो कितना बन गया ये, 65। तो 65 में 13 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार। ये अपना क्या आ गया, आंसर। एक बार इसको फिर से देखना आप, एक बार दोबारा देखना इसको। जैसे ये है अपना 5वां देखना उदाहरण, क्या है, 12, 0, 0 और 6 इसमें भाग देना है, किसका, 9 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम 12 में भाग देंगे,
तो 12 में देंगे तो 9 में जा रहा है कितनी बार, एक बार, और शेषफल कितना बच रहा है, 3। कितना बच रहा है, 3। ये 3 है, आगे वाले अंक से पहले लग जाएगा, तो ये कितना बन गया, 30। 30 में 9 का भाग देंगे तो 27 में जा रहा है कितनी बार, 3 बार। कितनी बार जा रहा है, 3 बार। शेषफल कितना बच रहा है, अगर 30 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 3। फिर से 3 बच रहा है। अब 3 ये आगे वाले अंक के आगे लग जाएगा, तो एक फिर से कितना बढ़ गया, 30। फिर से 30 में 9 का भाग देंगे तो 27 में जा रहा है कितनी बार, 3 बार। शेषफल कितना बच रहा है, 3। 3 किस आगे वाले अंक के आगे लग जाएगा, तो कितना बढ़ गया ये, 36। क्या 36 में 9 का भाग जा रहा है, जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो इसका आंसर हो गया सीधा। अब आगे देखना आप दशमलव संख्याओं का भाग। दशमलव संख्याओं का भाग सबसे पहले क्या है कि अगर 35 इसमें भाग देना है हमें किसका, 0.5 का। किसका भाग देना है, 0.5 का। 35 में किसका भाग देना है, 0.5 का। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को हटाने का काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है। तो अगर पॉइंट को हटाना है, अगर पॉइंट के आगे कितनी संख्या है वो देखना है। सबसे पहले पॉइंट के आगे एक अंक है तो इसको 10 से गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या को। अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा करेंगे, 10 से। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ होता 0.55, तो ऊपर वाली संख्या जैसे 35 है, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को उठाने के लिए पॉइंट के आगे कितने अंक है, 2 अंक है। तो ऐसी संख्या देखनी है जिसके आगे एक के आगे 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है, इसको 100 से गुणा करना है। ठीक है, एक बार दोबारा देखना आप, जैसे 35 है, इसमें भाग देना हो 0.55 का, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। यानी उतने जीरो से गुणा करना है जितना पॉइंट के आगे अंक होते हैं। यानी 2 अंक से अगर 2 अंक है तो 2 जीरो से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ अगर 3 होता, जैसे क्या है 35 में भाग देना है, जैसे 0.553 इसका भाग देना होता है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, 1000 से। किससे गुणा करेंगे, 1000 से। यानी जितने पॉइंट के आगे अंक होंगे उतने जीरो से गुणा करना है ऊपर वाली संख्या को। यहाँ कितना है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो कितने जीरो से गुणा करना है, 1 जीरो से। ऊपर तो कितना बन जाएगा 350, नीचे कितना बन गया 5। अब इसमें आप भाग दे सकते हैं आराम से। 35 में भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार। जीरो में कितनी बार जा रहा है, 0 बार। आंसर क्या आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। अगला उदाहरण देखना एक बार। अगला उदाहरण क्या है, ये देखना कि 450 इसमें भाग देना है 1.5 का। किसका भाग देना है, 450 में 1.5 का। पॉइंट के आगे कितना अंक है, 1 अंक है, तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो अब संख्या क्या बन जाएगी अपनी, 450। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो लगा, तो कितना बन जाएगा 4500। अब इसमें भाग देना है किसका, 15 का। तो 15 का भाग जा रहा है 45 में, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। और जीरो में 0 बार, फिर जीरो में 0 बार। आंसर क्या आ जाएगा, 300। ये आगे आप उदाहरण खुद करना। जैसे एक उदाहरण ये और देख लेना आप 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या है कि 4.20 इसमें भाग देना है हमें किसका, 15 का। 4.20 में किसका भाग देना है, 15 का। अब देखिए ऊपर पॉइंट है तो इस क्या करेंगे, नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर पॉइंट है तो क्या करेंगे, नीचे गुणा करेंगे। पॉइंट के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब क्या संख्या बन गई, 420। इसमें किसका भाग देना है, 15 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, अब आप जीरो से जीरो भी काट सकते हैं। और ये
ये देखिए 3 से कट रहा है, ये तो कटेगा 14 बार और ये कटेगा 50 बार। फिर कट रहा है, ये तो कटेगा 2 का भाग जा रहा है दोनों में 7 बार और ये 25 बार। तो इसका आंसर क्या आ गया 7/25। एक तरीका तो ये है, या आप सीधा भी काट सकते हो इसको। कैसे? देखिए अपने पास 100 से गुणा कर, ऊपर क्या संख्या बनी 420, नीचे कितना है 1500। क्या दोनों में 15 का भाग जा रहा है? जा रहा है। इसमें तो कितनी बार जा रहा है 100 बार, और इसमें 15 का भाग कितनी बार जाएगा? देखिए 30 में जा रहा है 2 बार, और फिर काटेंगे तो कितना बचा 12। 120 में कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी इसका आंसर क्या आएगा 28/100। अगर इसको ज़्यादा सॉल्व करना है आगे तो क्या करेंगे, नीचे अगर 100 है तो 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.28। ये इसका क्या है आंसर। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे देखिए आप 0, यानी 0 की क्या कंडीशन है वो देखना। देखिए 0 को किसी भी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या है 27 है, इसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आएगा फिर से 27। जैसे कितने भी संख्या में आप जोड़ो, जैसे 11 में 0 को जोड़ रहे हैं तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या रहेगी 11 की 11। जैसे क्या हो 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। इसका मतलब 0 को जोड़ने से किसी भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखना 0 को अगर माइनस करें तो माइनस करेंगे तो भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 11 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 का 11। जैसे 8 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। यानी किसी भी संख्या में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो वही की वही संख्या वापस प्राप्त होती है। अगर देखिए गुणा करें 0 को, अगर 0 को किसी संख्या से गुणा करना है तो हमेशा आंसर 0 ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0। जैसे देखना कोई भी संख्या है, जैसे 488 है, इसको किससे गुणा करेंगे 0, सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा 0। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे क्या है 45 × 7 × 9 × 18। अब आपको इतना गुणा नहीं करना है, अगर लास्ट में किससे गुणा हो रहा है 0 से, तो इसका सीधा सा आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा 0। अब देखिए अगर 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो ये अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, अनंत से भी बाहर। तो इस 0 ये कोई भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ। अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, हमेशा आंसर क्या आएगा 0। यानी जैसे 0 में अगर हम 9 का भाग दे रहे हैं तो आंसर हमेशा कितना आएगा 0। किसी भी संख्या का भाग दे दो, जैसे आप 0 में इतने का भाग दे रहे हैं, जैसे हम 222 का भाग दे रहे हैं, कितना आएगा 0। यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। आगे देखना अगर 0 किसी संख्या की पावर हो तो उसका आंसर क्या आता है। जैसे क्या है 11, इसकी पावर क्या हो 0, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1। यानी किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1। जैसे क्या है 489, इसकी पावर कितनी है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1। कितना आएगा 1। कोई भी संख्या है जैसे XYZ जो भी ले लो आप, उनकी हमेशा अगर पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1। कितना आएगा 1। तो ये था अपना बेसिक मैथ का पार्ट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे हम। थोड़े और भी बहुत हैं कॉन्सेप्ट, जैसे क्या है अभाज्य गुणनखंड है, विभाजकता का नियम है, HCF है, LCM है, भिन्न और जोड़, इन सभी की भिन्नों की जोड़, ये सब अगले वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।